कल आपको बोला था इसका आंसर ढूंढ के आएंगे, तो ढूंढ के आए हैं। कुछ समझ में आई बात? आपने बेसिक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन की बात हो रही थी। एग्जाम्पल हमारा क्या था? एक तो हमने लिया था ऑर्थो पोजीशन पे NO2, दूसरा कौन सा लगाया था, कहां पे लगाया था? मेटा पोजीशन पे NO2, तीसरा लगा दिया हमने किस पे? पैरा पोजीशन पे NO2, और चौथे में NO2 नहीं लगा हुआ है ना, एनिलीन है। ये 4 केस से अपने पास। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी थी। बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन। एनिलीन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान क्या देना है कि NO2 जो होता है, NO2 ऐसा ग्रुप है जो -I ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट से भी। और दूसरी चीज, NO2 जो है वो -M ग्रुप भी है। -M ग्रुप का मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा M इफेक्ट से, मीसोमेरिक इफेक्ट से। तो NO2 की अगर बात करो या किसी भी ग्रुप की बात करो, तो अगर वो मीसोमेरिक इफेक्ट शो करता है तो मीसोमेरिक इफेक्ट या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है या पैरा पोजीशन पे लगता है। ऑर्थो पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट काम करता है या पैरा पोजीशन पे काम करता है, और किसी पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक। और एक पॉइंट आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि मीसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। मीसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। दोनों जो इफेक्ट है इसमें -I और -M दोनों ही इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाले हैं। डिफरेंस ये है, ध्यान दीजिए, पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करो, फोर्थ जो स्ट्रक्चर है, फोर्थ में तो क्लियर कट है कि फोर्थ में कोई भी NO2 नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। इसका मतलब फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होने वाला है। आंसर में आपका फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने वाला है। अब हमें कंपेयर करना है 1, 2 और 3 में। 1, 2 और 3 में NO2 ग्रुप अटैच है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा फोर्थ से। अब किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे हम देखें, अगला पॉइंट एक ध्यान रखना है आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात कीजिए तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। मतलब अगर आप NH2 से NO2 को बिल्कुल बगल में लगाए हो तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। फिर आपने NO2 को थोड़ा दूर कर दिया और तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा। फिर आपने पैरा पोजीशन पे कर दिया तो इंडक्टिव इफेक्ट और थोड़ा कम लगेगा। मतलब इस NO2 का इस पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम किस में लगेगा? थर्ड में। तो अगर ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ NO2 इज इन ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में होगा? फर्स्ट में सबसे ज्यादा, सेकंड में उससे कम और थर्ड में सबसे कम। तो अगर इस क्वेश्चन को इंडक्टिव इफेक्ट से सोचें, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर से सोचें,
तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा पुल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा यहाँ से खींचेगा तो इसका मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी सबसे कम होगी, है ना। अगर कोई ग्रुप सबसे ज्यादा खींच रहा है तो सबसे कम होगी, ठीक। लेकिन NO2 क्योंकि -M ग्रुप भी है तो M से भी खींचेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, NO2 क्या है, -M ग्रुप भी है, और -M ग्रुप किस पे काम करते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या किस पे, पैरा पोजीशन पे, मेटा पे काम ही नहीं करते हैं। या तो ऑर्थो पे काम करेंगे या तो पैरा पे काम करेंगे। और मेसोमेरिक इफेक्ट से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वहां से नाइट्रोजन से दूर किया जाएगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउन होगी। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये जो M इफेक्ट है ये आपकी मेटा पे तो नहीं लगेगा। ऑन मेटा M इफेक्ट नॉट ऑपरेटेड, वहां पे नहीं लगेगा, मतलब उस जगह पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट से खींचा जा रहा है, वहां पे M इफेक्ट नहीं लग रहा है। ऑर्थो और पैरा में M इफेक्ट भी लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मेटा वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम खींची जाएगी। यहाँ पे M इफेक्ट तो लगता ही नहीं है। M इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। मान लो इंडक्टिव इफेक्ट किसी केस में 10 लग रहा है तो वहां पे M इफेक्ट लगेगा 10 लाख, इतना ज्यादा डिग्री होती है इसकी, है ना। तो यहाँ पे M इफेक्ट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन केवल इंडक्टिव इफेक्ट से खींचे जा रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट का पावर मैंने क्या बोला, बहुत कम है। मान लो यहाँ पे इंडक्टिव से 10 न्यूटन के फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, यहाँ इंडक्टिव से 10 डिस्टेंस बढ़ गई तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 7 न्यूटन से खींच रहे हो। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से मान लो डिस्टेंस और कम हो गई तो आप खींच रहे हो 4 न्यूटन से इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक फोर्स के टर्म्स में मैं समझाने की बस कोशिश कर। अब इस जगह पे क्योंकि मीसोमेरिक इफेक्ट है तो मीसोमेरिक इफेक्ट मान लो इतने न्यूटन से खींचा जा रहा है, इतने फोर्स से, मीसोमेरिक इफेक्ट से। यहाँ पे मान लो इतने ही फोर्स से खींचा जा रहा है, यहाँ पे भी अच्छे खासे फोर्स से खींचा जा रहा है, यहाँ पे केवल ये छोटा सा फोर्स लग रहा है, यही खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पुल होंगे, रिंग की तरफ। जब कोई माइनस ग्रुप लगता है तो इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ खींचता है। रिंग की तरफ खींचने का मतलब है कि नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी कम होगी, वो रिंग की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, केवल छोटा सा फोर्स लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए इस जगह पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी इनके और इनके कंपैरिजन, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ मेटा वाले की ज्यादा होगी। तो सबसे पहली पोजीशन पे 4 था, फिर कौन आ गया, सेकंड, ठीक। अब डिस्कशन है फर्स्ट और किसका, थर्ड का, ऑर्थो और पैरा का। किस पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है, ऑर्थो पे या पैरा पे? बार बार बताया जाता है ना, पैरा पोजीशन का जो कंपाउंड है वो क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है ना। वहां मीसोमेरिक इफेक्ट क्या है, ज्यादा काम करता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, मीसोमेरिक इफेक्ट यहाँ ज्यादा है तो थर्ड आ जाएगा। थर्ड लास्ट में आने वाला, फर्स्ट आएगा और फिर उसके बाद नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब NH2 के साथ कौन सा ग्रुप लगा है उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम बात, दोनों इफेक्ट देखने पड़ेंगे। ये लिख लिया, ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड नोट हो गई ऑनलाइन? यस मैम। अच्छा, सबकी हो गई है? मैम हाँ तन्मय जी बोलिए।
वन तो 3 से ज्यादा पूछ रहे थे, वो पहले मैडम नहीं बोल रही हैं? हाँ बोलिए। अब तो बोल दे रहे। क्या? बोलिए तन्मय, क्या कह रहे हैं? शायद पढ़ने तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो 3 से तो आ गया कहा? बेसिक कैरेक्टर। अच्छा 1-3 की बात कर रहे हैं। 3 में पैरा में फोर्स ज्यादा लगता है, पैरा में मीसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है। यहाँ पे ज्यादा कर लो इसको। पैरा में मीसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है ऑर्थो के कंपैरिजन। ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, बेसिक स्ट्रेंथ एमीन की। कभी भी एमीन में बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछते हैं, एसिडिक नहीं पूछेंगे। एसिड वाला चैप्टर आएगा तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराएंगे। हाँ हाँ, बता देते हैं। अच्छा याद दिला दिया। ये भी स्लाइड नोट कर लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अपने टॉपिक पे फोकस रहें। जी बोलिए। पैरा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। एम इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना, वो ज्यादा है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि एम एम इफेक्ट जो है आपका इस पे ज्यादा पैरा। और और एम ज्यादा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे पैरा पे। और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए जाएंगे वहां पे क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप कम होने वाली। पैरा को कम पे रखा है ना मैंने। हाँ, पैरा को सबसे कम। नोट हो गया बच्चे लोग? जल्दी करें। मानवेंद्र सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो। हो जाए तो बोल दीजिए जल्दी से। हो गया है? हम्म। अभी अभी कनिष्का ने एक टॉपिक पूछा है, छोटा सा है तो एडवांस का, लेकिन देख लीजिए। जिक्र आ गया है तो सुन लेते हैं। एमीन फ्लिपिंग, FLIPPING, एमीन फ्लिपिंग। एमीन फ्लिपिंग क्या है? देखिए ध्यान से देखिए। 3 डिग्री एमीन में देखने को मिलेगा आपको। ये कहाँ पे मिलेगा? 3 डिग्री एमीन में। छोटा सा प्रोसेस है। जैसे 3 डिग्री एमीन की बात करो तो नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। कोई भी 3 अल्काइल ग्रुप अलग अलग ले लीजिए। देख पा रहे हैं? अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा दिया, अलग अलग कार्बन चेन। इस जगह पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि काइंड ऑफ कायरल एमीन हो गया। कैसा हो गया? काइंड ऑफ कायरल एमीन हो गया। कायरल एमीन कैसे प्रूव कर रहे हैं? इसको कैसे प्रूव करना चाह रहे हैं कि 3 तो ग्रुप लगे हुए हैं अलग अलग और एक लोन पेयर लगा हुआ है।
एक लोन पेयर लगा हुआ है ना। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि इन्वर्जन होता है, जैसे कि डी और एल फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से ये एमीन में लोन पेयर जो होता है, कभी आप जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ, तो कभी आप देखोगे कि उसका लोन पेयर इधर की तरफ है, और कभी देखोगे लोन पेयर क्या हो गया, पलट गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। मतलब लोन पेयर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्लिपिंग। process is called flipping. हाँ, ये है आपका, इसको इसको एक और नाम भी दे सकते हो, आप कह सकते हो एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन। मॉलिक्यूल क्या हो गया, पलट गया, इन्वर्ट हो गया। हाँ, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे किस तरीके का होना चाहिए, sp3। नाइट्रोजन किस तरीके का होना चाहिए, sp3। और ये जो दोनों फॉर्म होते हैं ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। किसमें होंगे ये, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ बीच में। एडवांस में पूछा गया एक बार कि मतलब कौन सा एमीन है जिसमें आप इस तरीके का इन्वर्जन आप देख सकते हो। तो इन्वर्जन के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिग्री एमीन होनी चाहिए, R1 R2 R3 इसकी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, या कह सकते हैं क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन। दो इनएंशियोमर मिलेंगे, इनको इनएंशियोमर बोलोगे ना एक दूसरे का। ये दोनों क्या हो गए, इनएंशियो क्लियर है। मॉलिक्यूल्स 3D स्पेस में होते हैं, तो उनके किसी भी ओरिएंटेशन में फर्क है। 3D स्पेस में होते हैं तो किसी भी ओरिएंटेशन होने में क्या फर्क पड़ता है, जब वो लगाते हो लेफ्ट राइट में दिखेंगी चीजें, तो एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म तो बोल ही सकते हो ना उसको। डीएल क्या था, जैसे लैक्टिक एसिड का डीएल देख रहे हो तो लैक्टिक एसिड अलग थोड़ी हो जा रहा है, उसके दो फॉर्म्स हैं, कंपाउंड तो सेम ही है, एक को डी बोला एक को क्या बोला, एल बोला। क्या कर दे, क्या बोला इन्होंने, ऐसा हुआ क्यों, ये नाइट्रोजन की पोजीशन देखो ना, कायरलिटिक काइंड ऑफ दिख रही है यहाँ पे, हुआ है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, हमने नहीं किया है, फ्लिपिंग हुई है। दो तरीके का आपको मॉलिक्यूल दिखेगा जो एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज। हाँ, रीजन है कायरलिटी, कायरल कार्बन है। एक एग्जांपल और कर लो इसका, एमीन इन्वर्जन का नहीं, किसका कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कर रहे थे ना हम लोग। अच्छा देखो,
बेसिक स्ट्रेंथ में आपकी एनसीईआरटी में भी और कोई भी बुक उठाओ तो उसमें यही कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है ना, कुछ फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, 2 या 3 फैक्टर हैं जो काम करते हैं, और कभी कोई फैक्टर ज्यादा होता है, कभी कोई फैक्टर ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने कल क्या बोला था कि पहले आपको 1 2 3 का तो ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि 1 2 3 में क्या पोजीशन है। फैक्टर्स क्या क्या काम करते हैं देखो ध्यान से। जैसे एक फैक्टर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ध्यान से देखिए, अगर मॉलिक्यूल है गैसियस, सपोज मॉलिक्यूल कैसा है, गैसियस। गैसियस होने का मतलब होता है कि एमीन के मॉलिक्यूल में एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग होगा, दूर दूर होगा, इस तरीके से 1 2 3 को अगर लें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अगर लें तो एमीन के मॉलिक्यूल में क्या होगा, अगर गैसियस स्टेट बोल रहे हो तो एक एक मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, तो एक एक की बात करेंगे। अभी वाटर में बात करेंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट एक तरफ से लग रहा है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरफ से लग रहा है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है। इस जगह पे अगर देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट 3 तरफ से लग रहा है। तन्मय आपके सिस्टम से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, म्यूट करिए। 3 तरफ से लग रहा है। तो अगर गैसियस स्टेट में केवल इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करो, आप केवल किसको कंसीडर करो, इंडक्टिव इफेक्ट को, तो जो 3 डिग्री एमीन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ज्यादा फोकस्ड होंगे, क्योंकि 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो, आंसर शुड बी इन गैसियस स्टेट क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर क्या होना चाहिए 1 डिग्री। ये होना चाहिए, है ना। एक फैक्टर ये है, नोट कर लीजिए जल्दी से। कल भी बात कर चुके थे ना इसकी, तो इसी वजह से ये जो एमीन है वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या काम करता है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही थी। दूसरा फैक्टर काम करता है स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो कि ये 1 डिग्री एमीन है और ये जो आर है वो क्या है, बिग साइज का है, बड़े साइज का, बड़ा एल्काइल ग्रुप है। दूसरा आपने ले लिया आर आर एन एच, तीसरा आपने ले लिया आर आर, ये कौन सा फैक्टर है, स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर ये बड़ा ग्रुप है तो RNH2 तक तो ठीक है, एक ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। जब आप 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करोगे तो बोलते हैं कि 3 डिग्री में तो ऐसा हो जाता है कि नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है और मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा एल्काइल ग्रुप इस तरीके से लगा, मान लो 3 ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं बड़े बड़े से।
अब बेस का कैरेक्टर क्या है, किसी को लोन पेयर इसको देना है, लोन पेयर को क्या करना है, इसको डोनेशन करना है। अगर कोई चीज लोन पेयर को डोनेट करेगी तभी तो उसको लुइस बेस बोल सकते हो, यस और नो। अगर आपने स्टीयरिक फैक्टर ये कहता है कि अगर आपने बड़े बड़े से एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिए तो वो इस लोन पेयर के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब बड़े बड़े से एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, लोन पेयर को बाहर निकलने नहीं देंगे। लोन पेयर के पाथ को बिग एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, लोन पेयर का जो पाथ है उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप अगर लगाते हो तो लोन पेयर का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम। अगर कोई चीज अच्छी बेस है तो वो लोन पेयर को आसानी से देगी। यहाँ पे बड़े बड़े से एल्काइल ग्रुप 3 लगा दिए, इसमें 2 लगा दिए, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें एक ही तरफ से लगा हुआ है तो लोन पेयर की ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो स्टीयरिक फैक्टर क्या कहता है, स्टीयरिक फैक्टर कह रहा है कि 3 डिग्री की तो सबसे कम ही होनी चाहिए। स्टीयरिक फैक्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑर्डर। 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े अगर ग्रुप लगा दोगे, मिथाइल इथाइल तक तो ठीक है, अगर उससे बड़े ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। दूसरा फैक्टर ये काम करता है। क्लियर है ये बात यहां तक? आप ये बोल सकते हो कि मैम इतने फैक्टर काम करते हैं, तो आप फैक्टर्स के नाम बता दीजिए कि ये काम करते हैं, और फाइनल जब हमें फाइनल रिजल्ट याद ही रखना है तो हम याद रख लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, फैक्टर्स को एलिबरेट करके असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बना देते हैं। तो कौन सा फैक्टर क्या प्रूव करेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एल्काइल से आपको पता लगा कि अगर एल्काइल ज्यादा है नंबर में तो पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो एल्काइल के फैक्टर की वजह से आपका 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा होना चाहिए था। फिर उसके बाद स्टीयरिक फैक्टर की बात की गई। स्टीयरिक फैक्टर में लगे हुए ग्रुप्स में कितने बड़े ग्रुप्स हैं, कितनी भीड़ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भीड़ का मतलब बड़े ग्रुप से होता है, साइज से होता है। 3 अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए गए, जैसा कि 3 डिग्री में, 2 डिग्री में 2 बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए गए, तो लोन पेयर के पाथ को क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही लोन पेयर के पाथ को ब्लॉक करेंगे ये, तो क्या होगा, लोन पेयर निकल नहीं पाएगा, निकलना अगर डिफिकल्ट है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस हिसाब से 3 डिग्री की सबसे कम, 2 डिग्री की उससे ज्यादा, 1 डिग्री की उससे ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं जो पानी में काम आएगा अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करोगे। नोट हो गया ये वाला फैक्टर, ऑनलाइन ऑफलाइन? थर्ड फैक्टर देखिए, थर्ड फैक्टर काम करता है हाइड्रेशन इफेक्ट। पानी में बात हो रही है, अगर सॉल्यूशन है थर्ड फैक्टर कौन सा है, हाइड्रेशन। देखो ध्यान से, पानी में क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपका 1 डिग्री अमीन है सपोज, तो 1 डिग्री अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है। पानी से मान लो इसको मिला H+, तो ये क्या बना लेगा,
नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, देख पा रहे, 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। अब पानी के अंदर क्या होता है, पानी का भी मॉलिक्यूल है, तो पानी के अंदर पानी का मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी देखिए, अगर मान लीजिए H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाए, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी देखिए, किसको कंसीडर कर रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है और ये रहा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन आ जाता है, हाइड्रोजन, एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। पानी में ऐसी चीज होगी तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, N के साथ तो H जुड़ा ही हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, H बॉन्ड बना लेगा, यहाँ बन जाएगा एक H बॉन्ड। अब क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो तीनों सिचुएशन में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा एक H बॉन्ड, यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो यहाँ पे भी क्या बन सकता है, एक H बॉन्ड। कहीं पे भी अगर देखिए H बॉन्ड इतने सारे बन गए हाइड्रोजन बॉन्ड, कभी भी अगर सिस्टम में बॉन्डिंग बढ़ती है, कोई नए बॉन्ड बनते हैं तो सिस्टम होता है स्टेबल, सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। कौन सा H, हाँ, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, ऐसे लटक जाते हैं, लटक जाते हैं का मतलब मान लो कोई कुछ, अब छोड़ो, ज्यादा सिंपल एग्जांपल हो जाएगा, ये बना लिया 2 डिग्री में बात करें, 2 डिग्री की बात कर लो, R यहाँ पे क्या होगा, NH, ऐसे होगा सिस्टम। अगर वाटर आ रहा है तो वाटर से H प्लस लेगा, H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे एक S से तो जुड़ा ही हुआ था, एक और S से जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 जगह अवेलेबिलिटी है, पानी आएगा तो इसी तरीके से बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया तो देख पा रहे, 3 डिग्री को ले लो, थ्री डिग्री सिस्टम में H प्लस जुड़ेगा, ये पानी की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो हाइड्रोजन चाहिए ना, देख पा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी किसके केस में सबसे ज्यादा है सिस्टम की, 1 डिग्री के केस में 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए प्लेस है, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड वाले को क्या बोल सकते हैं, लेस स्टेबल बोल दो, और थर्ड वाले को क्या बोलोगे, लीस्ट स्टेबल बोलोगे ना। ठीक है, जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है वो क्या होना चाहिए,
अच्छा बेस होना चाहिए, तो 1 इसके हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री, ऑर्डर क्या आना चाहिए था, ऑर्डर शुड बी दिस। 3 इफेक्ट काम कर रहे हैं। पानी में हाइड्रेशन भी आ गया, पहला एल्काइल था, फिर कौन सा था, स्टीयरिक था। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर आ गया। तो याद रख लेंगे सॉल्यूशन में क्या है और इसमें क्या है। गैस फेज में 3 2 1, फिर से नोट कर लो, इनका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। और कंबाइंड इफेक्ट हम कहां से पता करते हैं, एक्सपेरिमेंट से, इसीलिए याद रखना पड़ता है, क्योंकि किसी केस में कोई चीज ज्यादा होगी, किसी केस में कोई चीज कम होगी। तो इसलिए हमको कंबाइंड, हमने इफेक्ट तो सारे जान लिए क्या क्या काम कर रहा है, लेकिन फिर हमको रिजल्ट भी तो याद रखना होगा। तो रिजल्ट याद रख लीजिए, गैस फेज में लिखिए नहीं, अब एमीन का फाइनल बेसिक स्ट्रेंथ में लिखिए। गैस फेज में 321, गैस फेज में क्या है 321, फिर अमोनिया, 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। ठीक, दूसरा लिखिए एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा 2 3 1, पहले 321 था ना, 3 2 1 था, अब क्या हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3 का नंबर याद रखना, लास्ट में अमोनिया, 2 सबसे ज्यादा। और ये है आपका, ये जो वाला जो केस है ये केवल मिथाइल के लिए है, ओनली फॉर मिथाइल। मतलब ग्रुप कौन सा लगा है, आर मिथाइल। अगर आप लगाते हो C2H5 लगा दिया, C3H7 लगा दिया, बड़े ग्रुप लगा दिए है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा 231, अमोनिया सबसे लास्ट। ये ऑर्डर याद रखना। मिथाइल के केस में 213 है, 213, गैस फेज में 321 है, और आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या है 231, किसके लिए, इथाइल के लिए, प्रोपाइल के लिए, ब्यूटाइल के लिए, बड़े ग्रुप के लिए, बिग ग्रुप। टू 31 एंड देन अमोनिया। अब कर लेंगे मेरे ख्याल से, अब क्वेश्चन आप कर लेंगे, करके दिखाएंगे। अब एक सवाल करके दिखा, ये है अमीन एनिलीन, मतलब अब एक लगा दीजिए मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो पे लगा दीजिए, पैरा पे लगा दीजिए, मेटा पे लगा दीजिए। किसकी ज्यादा किसकी कम सोच के बताइए आराम से। बेसिक स्ट्रेंथ A B C D,
रिंग वाले में अलग तरीके से सोचना है ना, रिंग वाले में ऐसे नहीं सोचना है आपका। हाँ आराम से आंसर दीजिए। सबसे पहले किसको रख रहे हो? बी को रख रहे हैं, ऑर्थो को। कैसे सोचना है? CH3 ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन की तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस तरफ। ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर करेगा। इसका मतलब जिसमें केवल NH2 है, एनिलीन है, वो तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, उसकी सबसे कम होगी। तो एनिलीन का क्या है? सबसे कम है। ए वाला का क्या होगा? सबसे कम। अब इंक्रीज देख लीजिए, इंक्रीज जो होगा वो क्या होगा? पैरा पे ज्यादा होना चाहिए इंक्रीज। ये इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा। लेकिन जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? जहां पे डिस्टेंस ज्यादा वहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। यानी पैरा के केस में प्लस आई इफेक्ट तो सबसे कम लगेगा, ऑर्थो के केस में सबसे ज्यादा, और इसके केस में सबसे बीच में आ जाएगा इन तीनों के। इंडक्टिव इफेक्ट की तो ये बात हो गई। लेकिन अगर एम इफेक्ट की बात करोगे तो एम इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, एम इफेक्ट भी तो लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, एम इफेक्ट भी लग जाएगा। एम इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा? एम इफेक्ट किस पे सबसे ज्यादा होगा? पैरा पे, पैरा पे हाईएस्ट है ना एम इफेक्ट। यानी कि पैरा वाला जो मिथाइल होगा वो नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। तो सबसे पहली पोजीशन पे क्या आंसर में आने वाला है? ये वाला डी। उसके बाद क्या सोचते हो आप? क्या आना चाहिए? ऑर्थो वाला आना चाहिए। फिर उसके बाद बात किसकी होगी? मेटा वाले की। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? जिसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है। ये हुआ नहीं है। इसमें रूल लिखो, रूल लिख लो, यहाँ पे रूल लिखो। ऑर्थो इफेक्ट, रूल क्या लिखना है? रूल में क्या आ गई नई चीज? ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट लिखो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स are weaker base than anilines, are weaker base than anilines regardless of nature of substituent
regardless of nature of substituent ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग। लिखा हुआ है प्रोबेबली ड्यू टू, प्रोबेबली मतलब पक्का से नहीं पता है, प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीयरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, probably due to combination of steric and electronic factor, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यही सब होते हैं ना, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, ठीक है। तो इसका मतलब एनिलीन के ऊपर अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट क्या कह रहा है, when we place इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, किसके ऊपर, ऑन ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो एनिलीन, ऑर्थो एनिलीन का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा दो, मिथाइल लगाओ, NO2 लगाओ, CHO लगाओ, COH लगाओ, कोई ग्रुप लगाओ, बेसिक नेचर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो एनिलीन इज ऑलवेज लेस देन एनिलीन, ऑलवेज लेस देन एनिलीन। इसको हम बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, एनिलीन में ही देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा पैरा, मेटा, फिर एनिलीन, फिर उसके बाद आएगा कौन सा लास्ट में, तो आंसर क्या बन गया अपना, पैरा वाला आंसर कौन सा था, डी। हेलो, आवाज में कोई प्रॉब्लम थी क्या, कब से, 10-15 सेकंड। अच्छा, तो एनिलीन में क्या याद रखना है, NH2 ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा हुआ है तो ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक होगा, ये कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो। अब देखो ऑर्थो पोजीशन का सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंट से देखी गई होगी, तो उसको नाम ही क्या दे दिया, ऑर्थो इफेक्ट दे दिया।
और बुक में भी 2 4 5 बुक्स में मैंने पढ़ा तो उसमें देखा कि सब में यही लिखा है प्रोबेबली रीजन, पक्का से रीजन नहीं पता है, प्रोबेबली रीजन है कि स्टीयरिक इफेक्ट काम कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स काम कर रहे होंगे, इसका रीजन पक्का पता भी नहीं है कि ऑर्थो का सबसे कम क्यों हुआ है। हमारे हिसाब से तो हम तो मेसोमेरिक इफेक्ट को सुपीरियर मानते हैं, हम तो मेसो से चलते हैं। अब कर लेंगे क्वेश्चंस। अभी आप बोलो मैम आप तो कोई नया कहानी में ट्विस्ट दे करके कोई सवाल दे दोगे। हम्म, नहीं दे। यहाँ पे बेसिक स्टूडेंट पूछते हैं ना खूब। बेसिक स्टूडेंट धनाधन पूछते हैं, धनाधन। अब 5 6 केसेस हैं वो मैं आपको भेजूंगी है ना, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैं भेज दूंगी आपको। किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप बताइए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं जगह क्यों छोड़नी है। हाँ क्वेश्चंस में भेजूंगी ना। देखो दे रखा है एनिलीन, बोर्ड पे देखो एनिलीन, इथेनामाइन एंड इथाइल इथेनामाइन और एन एन डाइमिथाइल डाइइथाइल इथेनामाइन, ये 4 दिए हुए हैं, मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इधर लिस्ट 2 में दिया हुआ है पीकेबी। पीकेबी आपको पता ही है कैसा होता है, केबी के अपोजिट चलता है और केबी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीकेबी वैल्यू दी है, मैचिंग करनी है 3.25 3.00 9.38 3.29। मोटी मोटी बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ ही पता लगानी है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, पीके के फॉर्म में दे दिया और आपको मैचिंग करनी है ना। चलिए अब आपको ये तो मालूम ही है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, ये पॉइंट याद रखना। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका केबी ज्यादा, उसका पीकेबी कम, यानी जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा कंपाउंड उसका पीकेबी सबसे कम होगा, 3 होगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 3 है ना। कोशिश कीजिए जरा, इथाइल एमीन का बताया ही है मैंने आपको क्या ऑर्डर होता है। हम्म, क्या हो गया, एक्वस।
कोशिश कीजिए सब लोग। मानवेंद्र क्या हो गया? क्वेश्चन करो ना, पागल हो गए क्या? क्या देख रहे हो? लेते जाना घर पे। हो गया? क्या ऑर्डर आ रहा है? मतलब कौन किससे क्या, किसको मैच करा रहा हो? वन का 3, 2 का D, 3 का है A और D का है B। और लोग बताएं। ABCD करके बताओ। पहला कंपाउंड अपना एनिलीन है। पहला कंपाउंड ये। दूसरा कंपाउंड क्या है? इथेनामाइन है ना। दूसरा कंपाउंड ये है, इथेनामाइन ही था ना। तीसरा कंपाउंड एन इथाइल, एन इथाइल इथेनामाइन है ना। तो यानी कि 2 C2H5 लगे हुए होंगे। तीसरा कंपाउंड ये है। चौथा क्या है? एन एन डाइथाइल है, तो 3 इथाइल लगा दें। ये है कंपाउंड अपने, यही तो है। तो बताओ इथाइल वाले केस में क्या ऑर्डर था? 231 था क्या? 231 था ना इथाइल वाले केस में। तो इसका मतलब ये वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसका सबसे कम, और इसका क्या होना चाहिए? फर्स्ट का थर्ड पे आएगा। और ये जो NH2 है, एनिलीन है, एनिलीन तो सबसे कम पे आएगा ही आएगा। क्यों? पता ही है आपको क्यों कम पे आएगा? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा ना। लोन पेयर कहाँ जाएगा एनिलीन का? लोन पेयर कहाँ जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा, नीचे रिंग की में। तो रिंग में जाएगा तो एबिलिटी अपने आप ही कम है। तो आपका सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किस कंपाउंड का है? सी का। 231 है ना, 231 था ना। हाँ, पी के भी उल्टा लेंगे, अभी तो बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो आपका सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर किसका? बी का, फिर उसके बाद किसका? डी का, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? ए। ये बेसिक स्ट्रेंथ है, मतलब ये केबी का ऑर्डर है। और अपने को कौन सा ऑर्डर चाहिए? पी के भी ऑर्डर चाहिए। उल्टा कर दो, पी के भी ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सी को सबसे कम, ए, यानी कि ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो एनिलीन को किससे मैच करोगे? बात समझ आ रही है सबको ऑनलाइन बच्चों? पहला हमने ऑर्डर कैसे देखा? इथाइल वाला केस है, तो इथाइल वाले में हमें ऑर्डर याद था 231 आता है, यानी कि 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर उसके बाद कौन सा था? 1 था। तो ये ऑर्डर तो हमें पता था। फिर एनिलीन का देखा, एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जो रिंग में घूमेगा, तो अवेलेबिलिटी कम होगी। एरोमेटिक एमीन की वो इनसे कम होती है, एलिफेटिक से कम होती है हमेशा। तो ये वाली कम होगी सबसे, ये सबसे कम है, इसका मतलब इसका पीके भी सबसे ज्यादा होगा, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम तो के भी सबसे कम, तो पीके भी सबसे ज्यादा। तो एनिलीन को तो हम 9 से मिला देते हैं, देख लेते हैं सबसे ज्यादा ये है। और पीके भी सबसे छोटा किसका आ रहा है? सी का आ रहा है। सी का मतलब सबसे छोटे को इससे मिला दो। फिर उसके बाद पीके भी का ऑर्डर है, सी के बाद कौन सा है? बी है, तो बी को मिला दो किससे? 3 के बाद जो वैल्यू है वो कौन सी है?
3.25 से मिला दो, फिर उसके बाद एक ही बचता है ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए का 3, बी का क्या बन गया फर्स्ट, सी का क्या बन गया सेकंड, और डी का क्या बन गया 4। क्लियर है? टफ क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि क्या है यहाँ पे इथाइल ग्रुप ही दे दिया। इथाइल ग्रुप के लिए अगर नंबर याद है आपको तो क्या बन जाएगा आपका क्या, किसको, कौन भेज रहा है? इन्होंने डी का 1 क्यों बताया? इन्होंने बताया, इन्होंने आंसर बताया है ए का 3, बी का 4, बी का 4 बता रहे हैं, सी का सेकंड बता रहे हैं, और डी का 1 बता रहे हैं। ये डी का 1 क्यों बता रहे हैं, किस बेसिस? देखना पड़ेगा। नहीं, हमारे हिसाब से तो यही ऑर्डर, यही आंसर रखेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कैसे रखते हैं अपने को, इस तरह। क्या हाँ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम एनिलीन की है ना। अच्छा, अच्छा, ये गड़बड़ कर दी हमने, है ना। ये वाला क्या क्या हो गया, ये गलत मैचिंग कर दी। ठीक, क्या एक बार टच करने से तुम्हारा क्या नहीं हो रहा? तो मैं क्या ही बोलूं मैं। देख लो, एकदम छोटा सा सवाल है, अगर ऐसा कोई केस मिल जाए। ये सब फैक्टर पता होने चाहिए। कोई ऐसा केस मिल जाए तो हमारे को क्या होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं, हम तो क्या हो गए, गायब हो गए। ये देखो ये एनिलीन है, ये आपका 2 फिनाइल रिंग लगा दी गई, यहाँ पे क्या किया गया, एन पे 3 फिनाइल रिंग लगा दी गई। ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसको एक रिंग में घूमना था, तो अवेलेबिलिटी कम ही है। यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये दोनों तरफ रेजोनेंस में जाएगा, इस तरफ भी जा सकता है, ये लोन पेयर इस तरफ भी जा सकता है, और ये लोन पेयर इस तरफ भी जा सकता है। मतलब इसकी अवेलेबिलिटी और कम हो गई। एक बंदा है, उसको बोला गया 24 घंटे एक ही घर में रहो, ठीक है। एक को बोला गया ऐसा करो 2 घर में रहो, तो कभी इसमें पाया जाएगा कभी इसमें पाया जाएगा। एक को बोला गया 3-3 घर प्रोवाइड कर दिए गए उसको। यहाँ पे क्या है, इधर भी जाएगा रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, और ये तीसरी रिंग में भी रेजोनेंस में जाएगा। इसका मतलब लोन पेयर को जितना रेजोनेंस के थ्रू मूव करने का मौका मिलेगा, उतनी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन पे कम होगी, और अवेलेबिलिटी कम मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो किस क्या ऑर्डर मिलेगा आपको, अगर इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो,
तो इस केस में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए? 2 की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर 1 की होगी, फिर सबसे कम किसको मिलेगा? 3 को। ठीक है, डन बना लो। छोटा सा केस है, जितना बड़ा बड़ा मैंने बनाया उतना नहीं बनाना है, छोटे छोटे बनाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। बात समझ आई ऑनलाइन? हैं? हाँ, 1 में 2 में सबसे कम घूम रहा है। 2 में तो 1 से ज्यादा घूम रहा है। 1 से ज्यादा कहाँ घूम रहा है? एक ही रिंग में जाने का मौका मिल रहा है उसको। 1 में 2 रिंग में ज्यादा जाने का मौका मिल रहा है, 3 में 3 रिंग में जा रहा है। आप बोलोगे मैम लोन पेयर तो एक ही है, कभी कभी बच्चे के दिमाग में ये सवाल भी आता है, मैम लोन पेयर तो एक ही है, 3 जगह कहाँ भेज रहे हो? कभी कहीं जाएगा, कभी किसी टाइम पे कहीं। बोलिए बच्चों, साक्षी, भूमि, वेरोनिका, अंशराज, यस क्लियरिटी है? हाँ, 2 चीज पूछो एकदम डन। कहाँ पे इसी में? फर्स्ट वाले केस में क्या कह रहे हो वेरोनिका, फिर से बोलो। दोनों केस में रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, कौन कैंसिल आउट हो रहा है? अच्छा, आप कह रहे हो कि फिनाइल रिंग खींच रही है एक तरफ से इधर से, एक तरफ से इधर से। खींचने का मतलब ये नहीं है कि अपने पास रख लेंगे, यहाँ पे वो वाली सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन से जाएगा, फिर नाइट्रोजन पे वापस भी आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आपको? जैसे फिनॉल का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या दिखाया जाता है आपको कि पहले ऑक्सीजन से लोन पेयर गया, फिर लास्ट वाले में फिर से वापस मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जाएगा कुछ पार्ट ऑफ टाइम के लिए, फिर अपने जर्नी कंप्लीट करके वापस आएगा। तो फिजिक्स ना लगाएं कृपया। यहाँ कात्यायनी कह रही है डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो क्या जरूरत है इतना सारा नाटक करने की? तन्मय की मैं इसलिए नहीं सुन रही हूँ क्योंकि तन्मय फालतू बात बोल रहा है। लॉजिकल बात बोलिए, फालतू बात। चलिए, एनिलीन का एक वो रह गया इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेंस के एडवांस के। हाँ, वो मैंने सोचा था आपका ऑक्सीडेशन कराया है या नहीं कराया, मुझे याद आ रहा था कि ऑक्सीडेशन मैंने करा दिया। तुम कहाँ? ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, शांत रहिए, अभी देखते हैं। चलो, बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, ये रह गया था, नोट कर क्या? बेकमैन रीअरेंजमेंट लिख लीजिए जल्दी से। बैडमैन नहीं है, बैकमैन। एसिड एसिड कैटेलाइज्ड conversion of ketoxine
acid catalyzed conversion of ketoxime to n substituted amide हाँ n substituted amide is Bachmann rearrangement. इसका मतलब कीटोक्साइम को कन्वर्ट करोगे एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, एमाइड के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में। एसिड कैटालाइज्ड conversion of ketoxime to n substituted amide is Bachmann rearrangement. एसिड कौन कौन से ले सकते हैं वो नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन में कौन कौन से एसिड हम ले सकते हैं, ये लाइन नोट हो गई ऑनलाइन। एसिड कौन कौन से ले सकते हैं, HCl ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, H2SO4 ले सकते, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, H3PO4 ले सकते हैं। ये तो आरिनियस एसिड हो गया। आरिनियस एसिड वो होती है जो H+ देते हैं। आप लुइस एसिड भी ले सकते हो इसमें, जैसे हम लोग PCl5 भी ले सकते हैं, BF3 भी ले सकते हो, SOCl2, SO3, रिएजेंट से ही तो पहचानेंगे ना आप कौन सा रिएक्शन हो रहा है। PHSO2Cl, हाँ H3PO4 का 3 फॉस्फोरिक एसिड है। एक्सेप्शन नहीं है, ओ 4 वाला एक्सेप्शन नहीं, ऐसे याद रखते हैं। मानवेंद्र पूछ रहे हैं इसका एन फैक्टर, ये 4 वाला है तो इसका 4 ऑक्सीजन है तो 3, H3PO3 है 3 ऑक्सीजन है तो एन फैक्टर 2, H3PO2 है 2 ऑक्सीजन है तो एन फैक्टर 1, ऐसे याद। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये रिएजेंट है आपके जिनकी प्रेजेंस में होगा। TSCl भी मिल सकता है, ऐसे H+ भी लिखा हुआ मिल सकता है। इतने सारे रिएजेंट याद रखेंगे, इनकी प्रेजेंस में बैकमैन रिएजेंट देखने को आपको मिल सकता है। कीटोक्साइम होगा और कीटोक्साइम किस में कन्वर्ट होगा आपका, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। रिएक्शन क्या होने वाला है देखते हैं जरा सा। जैसे मान लीजिए R इधर पे ले लीजिए C, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, ये सिचुएशन, इसको बोलते हैं कीटोक्साइम। कीटोक्साइम कैसे बनता है देखिए, अगर आप एसीटोन ले लीजिए, इसको नोट नहीं करना है, समझने के लिए बता रहे हैं। इसकी रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनाना चाहते हैं, कीटोक्साइम। तो यहाँ से O जाता है, यहाँ से 2 H जाते हैं, पानी निकल जाता है और ये NOH ग्रुप इस पे जुड़ जाता है, RC डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं कीटोक्साइम। कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से हो रही है तो क्या बनेगा, कीटोक्साइम। तो ये कीटोन से रिएक्शन करने पे ये है आपका रिएक्टेंट कीटोक्साइम, ठीक है।
अब कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए PCl5 ही ले लिया हमने। अब रीअरेंजमेंट होगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट, और होगा क्या, RC डबल बॉन्ड O NHR। दोनों R अलग अलग ले लीजिए, बताते हैं उससे क्या फायदा होगा। दोनों R अलग अलग ले लीजिए। मैकेनिज्म करनी है। क्या है रिएक्शन, रिएक्शन क्या है देखो, रिएक्शन का की पॉइंट ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, पहले रफली समझाते हैं फिर मैकेनिज्म समझाएंगे। इसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस कंपाउंड में वो एल्काइल ग्रुप जो OH की एंटी पोजीशन पे होगा। किसकी पोजीशन पे, OH की एंटी पोजीशन पे। इधर वाला जो ग्रुप है एल्काइल, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा कहां पे, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा N पे। किस पे माइग्रेट करेगा, N पे। N पे जब ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे देखिए R जा करके कहां पे लग गया है, N पे अटैच हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे यहाँ पे एक और चीज हुई है मैम, C पे, पहले C पे डबल बॉन्ड से N जुड़ा हुआ था, अब C पे डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया है, O जुड़ गया है, और यहाँ पे N तो जुड़ा ही हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस कुछ ऐसा हो रहा है कि C और N के बीच का डबल बॉन्ड खत्म होके C और O के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। इस C और इस O के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये वाला जो उधर वाला एंटी वाला R ग्रुप था वो कहाँ पे माइग्रेट किया है, N के ऊपर। कहाँ पे माइग्रेट करेगा, N के ऊपर माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे छोटा सा की पॉइंट लिखिए, फिर उसके बाद मैकेनिज्म भी सिखा देते हैं कैसे होगा। की पॉइंट है एल्काइल which is anti to OH group is migrated। वो एल्काइल ग्रुप जाएगा N की तरफ, N पे जाके अटैच होगा, जो क्या होगा, OH की एंटी पोजीशन पे। इसको बोलेंगे एंटी पोजीशन। ये पॉइंट नोट करिए, फिर मैकेनिज्म बताएं हो कैसे रहा। हो गया, ऑनलाइन बच्चों हो गया ये। चलो मैकेनिज्म देख लेते कैसे। ये है अपना ये है, ठीक, एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए H+ आएगा इसके ऊपर। H+ आएगा तो कौन अटैच कराएगा, O के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये ऐसे के ऐसे ही है, यहाँ पे बन जाता OH2+। क्या बन जाएगा, OH2+, H+ ऐड हो गया OH के ऊपर, OH2+ बन गया। अब आपको बताया मैंने, कहीं पे भी OH2+ स्पीसीज बनती है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो H2O निकल जाएगा यहाँ से, H2O क्या होगा, इस पोजीशन से निकल जाएगा। जैसे ही इस पोजीशन से H2O निकलेगा, क्योंकि ये पेयर लेकर के निकल रहा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या कहते हैं, बोलिए। इस नाइट्रोजन के नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 1 बॉन्ड टूट गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया।
इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला आर ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा। ये आर ग्रुप कहाँ पे जाएगा? इस पे माइग्रेट करेगा। ध्यान से देखिए, ये आर ग्रुप माइग्रेट कर गया, NH बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्बन को तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो कार्बन था, ये इलेक्ट्रॉन, इसके 4 बॉन्ड बने हुए थे ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो टूट गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R भी आ जाएगा। H कहां से आ गया? मैंने H गलती से बना दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? R डैश। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ पे R C डबल बॉन्ड N R डैश, ये स्पीसीज बीच में हमारी बन गई। ठीक, अब पानी तो है ही मीडियम, पानी तो है ही यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है आपको? कार्बोकेटाइन दिख रहा है? ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है, तो कार्बोकेटाइन पे OH माइनस आकर के अटैक कर देगा, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? OH। तो OH अटैच होगा तो देखिए क्या बनेगा, OH अटैच होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब क्या होगा इसमें? बेसिकली ये रीअरेंजमेंट ही है। अब क्या होगा इसमें? अब ये जो C और N के बीच का डबल बॉन्ड है, ये आएगा कहाँ पे? C और O के बीच में। कनिष्का बोर्ड पे ध्यान दीजिए, C और N के बीच का डबल बॉन्ड कहाँ पे माइग्रेट कराना है? C और O के बीच। और ये जो हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड का फायदा हो रहा है इधर से, तो ऑक्सीजन को तो 2 ही बॉन्ड चाहिए, तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा? इसको। तो स्पीसीज फाइनली क्या बनेगी? देखिए, R C डबल बॉन्ड O बन गया, सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे क्या है? R डैश। एमाइड ग्रुप बोलते हैं RCONH2 को, RCONH2 को एमाइड बोलते हैं। यहाँ पे NH2 का एक H हटा के क्या आ गया? एक एल्काइल, तो क्या बन गया? N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, N एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन गया ये। बात क्लियर है? बोले बच्चों? क्लियर है? तो ये तो मैकेनिज्म थी। मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है? मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि ये वाले R को कहाँ पे भेजो? ये वाले R को कहाँ पे भेज दो? इस पे भेज दो, N पे भेज दो। ये वाला R कहाँ पे चला गया? N पे भेज दो। इस R को N पे भेज दो, OH को यहाँ पे ले आओ, डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्रिएट कर दो, H को फिर N पे भेज दो। समझ आई बात? मोटी मोटी बात यही याद रखनी है। इस एंटी वाले R को इस तरफ भेजो, इस OH को यहाँ पे लाओ, इस OH से H हटा करके C डबल बॉन्ड O करो, CN के बीच के बॉन्ड को सिंगल करो, ये जो हाइड्रोजन है इसको इस पे लगा दो, बात आपकी खत्म। प्रोडक्ट ऐसे बनाना है बेकमैन का। बेकमैन में आपको क्या चीज देखनी है? अगर रिएक्टेंट कीटोक्साइम है और यहाँ पे जो एसिड आपको मेंशन किए है अगर वो है, तो कौन सा रीअरेंजमेंट होने वाला है? बेकमैन रीअरेंजमेंट। N एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। किस एल्काइल को N पे ले जाके लगाना है? जो OH के एंटी में है, जो OH की अपोजिट पोजीशन पे है, उसको ही आपको जा करके लगाना। क्लियर? एक एग्जांपल लिख दो इसका, एक दो एग्जांपल लिख लीजिए। मैकेनिज्म नोट कर लिया पूरा?
एक दो एग्जाम्पल लिख लो, बाकी पॉइंट तो आपको पता ही है सारे। मान लो ऐसे, यहाँ पे CH3, इधर पे C2H5, इधर पे N, इधर पे OH। प्रोडक्ट लिखो फटाफट से। H+ की प्रेजेंस में बैकमैन रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट लिखना है आपको, मैकेनिज्म नहीं। बना दिया? ऑनलाइन बच्चे बना पा रहे हैं? क्या करना है, इसको इस N पे डालना है, इधर OH को वापस लाना है, C और N के बीच का सिंगल बॉन्ड, N पे H करो, यहाँ पे C2H5 लगा दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दो, ये CH3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यही करना है ना? सही है? हाँ हाँ सेम हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ CH3 कर दिया, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CH3 सेम ही हो गए। अब अगर आपको मान लो यहाँ पे C14 कर दिया या C12 कर दिया, और ऑप्शन ऐसे बना दिए कि एक बार C12 वाले को यहाँ कर रहे हैं, एक बार C14 वाले को, तो जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी तब तक बात क्या होगी, गड़बड़ कर सकते हैं। N पे नहीं नहीं, क्यों? बैकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस ही यही, इसी प्रोसेस से हो रहा है ना। क्यों ग्रुप क्यों चेंज करना है? चेंज क्यों करना है? चेंज नहीं करना है बिल्कुल। चलो एक और लिख लो। बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर NOH बना, ठीक है, इस पे लगा दिया हमने H2SO। बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्स। क्या सोचते हो क्या कर सकते हैं? नहीं, रिंग नहीं टूटेगी, रिंग बनी रहेगी। रिंग नहीं टूटती इस रीअरेंजमेंट में। प्रोडक्ट बनाते ऐसे बनेगा नहीं, प्रोडक्ट बना के दिखाते। अच्छा, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, रीअरेंजमेंट हो रहा है मतलब कार्बन वगैरह ऐड तो नहीं हो रहा है, जितने कार्बन है उतने ही रहेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, इतने कार्बन है, नंबरिंग कर दी। रिंग वाला कंपाउंड है इसलिए हमने क्या कर दी, इस पे नंबरिंग कर दी, ठीक। इसमें क्या होगा, एक कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, उसके बगल में आएगा NH, और बाकी सारी रिंग इसी तरीके से जुड़ जाए। 6 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, कार्बन कम हो गए ना, बढ़ाएं। 5 ही कार्बन दिख रहे हैं ना इसमें, तो 1 2 3 4 5 ही हुए ना, एक और करना पड़ता। क्या? H2SO4 एसिड है, 1
2 3 4 5, एक यहाँ पे 6 कार्बन तो उतने ही रहने चाहिए। क्या करना है इस केस में, एडजेसेंट वाला जो कार्बन है उस मतलब जहां पे डबल बॉन्ड एन था वहां पे क्या ला दीजिए, डबल बॉन्ड ओ ला दीजिए, एडजेसेंट कार्बन पे क्या बना दीजिए, NH बना दीजिए। और ये देख लीजिए कार्बन का नंबर कम नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, नाइट्रोजन अंदर की तरफ आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ जाएगा। इस कंपाउंड को हम कहते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है इस कंपाउंड का, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। पॉलीमर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो पॉलीमर में पढ़ेंगे इसको। कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, अभी तो याद किया था पॉलीमर में। कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, कौन बताएगा, भूवी। कैप्रोलैक्टम से क्या बना था पॉलीमर में, याद नहीं है वेरोनिका दीदी, कैप्रोलैक्ट तन्मय बता रहे हैं, तन्मय बताइए। अरे कौन सा बना था वो नाम पूछ रहे हैं। कैप्रोलैक्ट नाइलॉन बना था, नाइलॉन 66। कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, नाइलॉन 66 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक मोनोमर यूनिट ऐसी होती है जो 6 कार्बन की होती है, और दूसरी भी मोनोमर यूनिट क्या होती है, 6 कार्बन की। अभी कैप्रोलैक्टम लिया था ना हमने, तो कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन थे, और दूसरी चीज होती है इसमें एडिपिक एसिड, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड लेते हैं हम लोग। इन दोनों से मिलके हम क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66। अब गर्मी लग रही है, बहुत देर से क्या हो रहा है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। अच्छा आपको आपके ग्रुप पे एक दो मैंने पिक भेजी थी ऑक्सीडेशन की, है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसमें कुछ ही नहीं, ना तो मैकेनिज्म की जरूरत है ना किसी चीज की, उसमें सीधे सीधे आपने प्रोडक्ट याद रखने हैं। मैंने सोचा पहले एक एक करके बताएंगे, फिर मैंने सोचा इसमें तो केवल याद ही करना है, तो कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट वाली बात उसमें नहीं है। तो आपने करना है उसको, और अपने उसमें क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है आपको नोट्स में। आफ्टर दैट आपका अगर एमीन की बात करो तो एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करी जाती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। एमीन की अगर बात करो तो एमीन में NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा पानी के साथ, और कोई भी चीज अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है इसका क्या मतलब है कि वो सॉल्युबल होगी। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, सॉल्युबिलिटी वाला। ऑनलाइन किसी चीज की अगर पानी में सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो पानी के साथ अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब अच्छे से सॉल्युबल होगा। तो अभी अभी आपको दिखाया था मैंने हाइड्रेशन इफेक्ट में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब पानी के साथ बॉन्ड बना रहे थे, तो इसका मतलब पानी में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबिलिटी होगी। फिर उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो क्योंकि एसोसिएटेड फॉर्म में चले जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनके क्या होंगे, हाई होंगे। जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा।
तो 1 डिग्री में 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, 3 H2O मॉलिक्यूल एक एमीन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहे थे। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कभी कभी असर्शन रीजन में पूछते हैं, सॉलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, है ना। फिर उसके बाद आपका बेकमैन तो करा ही दिया। एनिलीन का हाइड्रोजिनेशन लास्ट रिएक्शन है आपके क्लास का आज की। एनिलीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, नोट कर लीजिए पॉइंट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एनिलीन नोट करो। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एनिलीन, लास्ट पॉइंट है आपकी क्लास का। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, निकेल की प्रेजेंस में होगा। सिंपल, एनिलीन के जो डबल बॉन्ड हैं, निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करा दोगे तो सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, NH2 वैसे का वैसा ही रहेगा, ये प्रोडक्ट होगा। सारे डबल बॉन्ड क्या होने वाले हैं, खत्म। निकेल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजनेशन होता है, डबल बॉन्ड खत्म हो रहे हैं सीधे सीधे, जैसे एल्कीन पे होता है वैसे। अब एमीन आपका पूरा खत्म हो गया है। कल की क्लास में डायजोनियम सॉल्ट कराएंगे आपके, नहीं इसी में जो दूसरा पार्ट है। एमीन आपका खत्म हो गया और आज की क्लास भी आपकी हो गई। चलिए बाय बाय।